Hello everyone, myself Ashish Umarkar. Welcome to the course Strength of Material. Today's our topic is Theory of Simple Bending, Assumptions in Theory of Bending, Flexural Formula and Neutral Axis. In previous video lecture we have studied about SF and BM values calculations, and we have also plot contra shear and contra flexure point, so which was a very important video lecture. So if you have any doubt related to that, you can go to the previous video lecture. In today's video lecture we are actually focusing on concept of pure bending and application of bending equation, and again concept of bending stress variation diagram. These are the various POs and PSOs which map through this video lecture. So let's see what is bending stress. बेंडिंग सबको पता है क्या होता है, किस प्रकार से कोई चीज बेंड होती है। हम लोगों ने पिछले एसएफ और बीएम डायग्राम के इंट्रोडक्शन टॉपिक में अच्छे से पढ़ा हुआ है। सपोज यहाँ पर कोई एक बीम है और वो बीम को हम लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट दिए हुए, ठीक है। ये एक ओवर हैंगिंग टाइप का बीम दिख रहा है क्योंकि ये ओवर हैंग हो रहा है इधर सी से लेके ए पोर्शन और यहाँ पर बी से लेके डी पोर्शन। तो ये W जो फोर्स है वो W फोर्स की वजह से इसका जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस प्रकार से हो रहा है। ये W फोर्स दोनों कॉर्नर में काम कर रहा है। अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि A से लेके B तक किसी भी प्रकार का शेयर फोर्स नहीं है, ठीक है ना। A से लेके B तक जीरो शेयर फोर्स है, और वहीं आप लोग देखोगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में तो A से लेके B तक का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। ओके, ए से लेके बी तक का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है और ये यूनिफॉर्म है। ये बेंडिंग मोमेंट जो है यूनिफॉर्म है। तो ए से लेके बी तक का जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो बेंडिंग महसूस कर रहा है, ये बेंडिंग उसके ऊपर हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर बेंडिंग। ओके, so यहाँ पर देखिए बेंडिंग एंड shear of beam is subjected to a constant bending moment and shear force is zero. Then the stresses set up in that length of the beam are known as bending stresses. The length of the beam under the constant bending moment is said to be in pure bending. Pure bending का मतलब क्या होता है? शुद्ध बेंडिंग, यानी बेंडिंग के अलावा कुछ भी नहीं। तो ए से लेके बी तक का जो पोर्शन है ये सिर्फ बेंडिंग यहाँ पर हो रहा है। तो प्योर बेंडिंग क्या होता है? व्हेन देयर इज ओनली बेंडिंग ऑकर्स इन द बीम, है ना। बेंडिंग के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि constant bending moment and shear force is zero, then the stresses set up in that length of the beam are known as bending stresses. This is a very important definition. Write this down in your notes. See again, जब कोई पार्ट बेंड होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आप हम लोग ये पिक्चर से माध्यम से देखने वाले हैं। तो सपोज वो पार्ट को हम लोगों ने एक छोटे छोटे स्लाइड्स में बांट लिया, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो आप लोग ये डायग्राम में देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टली ऐसे लेयर्स बन गए यहाँ पर और वर्टिकली भी लेयर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये बेंड होता है, दिस टाइप ऑफ बेंडिंग, ये जो बेंडिंग है इसको सैगिंग बोला जाता है। दो टाइप के बेंडिंग होते हैं, एक तो होता है सैगिंग और दूसरा होता है हॉगिंग। सैगिंग जो है ये बेंडिंग जो है हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो आप लोग देखो ये जब बेंड हो रहा है तो ये ऊपर वाला लेयर जो है, ये सबसे ऊपर वाला लेयर जो है ये कॉम्प्रेस हो रहा है, ठीक है ना। और सबसे नीचे वाला लेयर क्या हो रहा है? ये सबसे नीचे वाला लेयर जो है वो टेंशन आ रहा है इसके अंदर। तो आप लोग देखो जब कोई चीज बेंड होती है तो उसमें कॉम्प्रेशन और टेंशन ये दोनों चीजें एक साथ आती है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप लोग अपना जो हाथ है वो हाथ को हल्का सा बेंड करो तो आपको दिखाई देगा कि आपकी जो हाथ की तलवे की जो स्किन है वो सब जमा हो रही है, यानी वो कॉम्प्रेस हो रही है। और आप लोग पीछे का साइड देखोगे, नीचे का साइड, तो वो जो है वो खींचा जा रहा है। तो बेंडिंग में क्या होता है, एक साइड में कॉम्प्रेशन आता है और दूसरे साइड में आता है टेंशन। तो टॉप फाइबर इन कॉम्प्रेशन एंड बॉटम इन टेंशन। और यहाँ पर सबसे ऊपर वाला फाइबर कॉम्प्रेशन में है, सबसे नीचे वाला टेंशन में है। और ये कॉम्प्रेशन जो है धीरे 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 करके कम होते जाता है, और टेंशन भी अगर हम लोग नीचे से ऊपर आते हैं तो धीरे धीरे कम होता जाता है, और दोनों मिलते हैं सेंटर में। और सेंट्रल में होता है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस में ना बेंडिंग ना किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आता, ना टेंसाइल ना कॉम्प्रेसिव,
ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जो कि बिल्कुल भी स्ट्रेस महसूस नहीं करता जहाँ पर मटेरियल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर देखो, ये एक बीम है और बीम जो है यहाँ पर सपोर्ट दिया है और उसके ऊपर लोड देने की वजह से बेंड हो गया है। तो बेंड होने के ऊपर ये ऑरेंज कलर का जो पोर्शन है ना, ये कॉम्प्रेस हो रहा है, ये सब नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो वो कॉम्प्रेशन कहलाएगा। और ये नीचे का जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, स्काई ब्लू कलर का, वो अंडर टेंशन रहेगा, वो खींचा जा रहा है, यहाँ पर एरोस शो कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक लेयर है सेंटर में, वो कहलाता है न्यूट्रल एक्सिस, जहां पर जो है मटेरियल नाइदर कॉम्प्रेशन नॉर टेंशन इन बीम वहां पर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेंडिंग के वक्त कॉम्प्रेशन आता है, टेंशन आता है। वही आप लोग देखो, अगर एक कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम में अगर लोड आता है ये कॉर्नर में, तो लोड आने की वजह से क्या होगा, बीम जो है ये हॉगिंग टाइप का बेंडिंग हो जाएगा। ये सैगिंग हो रहा है, आप लोग देखो ये बेंड जिस प्रकार से हुआ है, ये सैगिंग टाइप का बेंडिंग हो रहा है। और यहाँ पर नीचे में अगर कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे अगर लोड है तो वो हॉगिंग टाइप का बेंडिंग कहलाता है। और ये केस में आप लोग देखो, बेंडिंग जो टेंशन था वो ऊपरी साइड में आ जाएगा और कॉम्प्रेशन आ जाएगा नीचे की साइड में। ठीक है, कॉम्प्रेशन आएगा नीचे की साइड में, और इसको दिखाया जाएगा इस प्रकार से। ये एक रेक्टेंगुलर बीम है समझो, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन हो गया रेक्टेंगुलर, और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने दिखाया कि भैया यहाँ पर जो है टेंशन आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है कॉम्प्रेशन। तो आपको इसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में हमको क्या पता चलता है कि बीम के सेंटर में बेंडिंग स्ट्रेस होता है 0, और बीम के सेंटर से जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाएंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ते जाता है। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस होता है बीम के सेंटर में 0, जहां पर होता है न्यूट्रल एक्सिस, जहां पर स्ट्रेस है 0। और वहां से आप लोग नीचे जाओ या फिर ऊपर जाओ, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाती है ना। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्ट्रेस की वैल्यू रहेंगी। सेंटर में 0 है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा बढ़ेगा, उससे ऊपर थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। और मैक्सिमम कहां पर रहेगा, सबसे बाहर ही लेयर पे, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है या सबसे नीचे वाली जो लेयर है, वहां पर आपको स्ट्रेस मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, और ये जो आप लोगों ने यहाँ पर एरो वाली डायग्राम देखी है, ये एरो वाली डायग्राम क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट कैसा होता है। सेंटर में 0, और ऊपर ऊपर जैसे बढ़ोगे तो बढ़ते जाएगा, या फिर नीचे नीचे जाते हो तो बढ़ते जाएगा। और दोनों के एरोज जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक साइड में कॉम्प्रेशन, एक साइड में टेंशन। तो आपको ये डायग्राम ध्यान में रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बोला जाता है। ठीक है, so this is the concept of bending. Now see what is neutral axis again. So neutral axis is the axis along the length of the beam which remains unstressed when it is bent. जब बीम बेंड होता है तो ये न्यूट्रल एक्सिस पे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आता है, ये लगभग सेंटर में होता है। और ये उसका देखिए फिर से यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आया हुआ है, और सेंटर में रहेगा न्यूट्रल एक्सिस, वहां पे स्ट्रेस का वैल्यू 0 है। और यहाँ से जैसे दूर दूर जाएंगे तो आपको ये स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे रहेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा सबसे ऊपरी लेयर पे, या हम लोग बोलेंगे सबसे नीचे वाली लेयर में, है ना। न्यूट्रल एक्सिस से सबसे दूर जो लेयर होगा वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। अभी लेयर यानी क्या है कि समझो ये मटेरियल जो है ना, एक लेयर बाय लेयर, जैसा कि आपका बुक है तो बुक में कैसा पेजेस 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 एक के ऊपर एक रख के जो है वो एक पूरा बुक बना हुआ है। तो बुक का जो सेंटर वाला पेज रहेगा उसके ऊपर किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आएगा, और सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। ठीक है, दिस इज ए न्यूट्रल एक्सिस, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, देन नेक्स्ट, जब हम लोग प्योर बेंडिंग की बात करते हैं, सिर्फ बेंडिंग की बात करते हैं, तो हम लोगों ने कुछ अजम्पशंस भी लिए हुए हैं, और वो अजम्पशंस कंसिडर करके हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला अजम्पशन है कि मटेरियल ऑफ बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, देखो होमोजीनियस यानी मटेरियल जो है वो एक ही मटेरियल का बना है, यानी एक होता है होमोजीनियस, एक होता है कंपोजिट। होमोजीनियस यानी एक ही मटेरियल, अगर दो मटेरियल का बना हुआ है अलग अलग, कॉपर और स्टील का बना हुआ है, तो ये होमोजीनियस नहीं हुआ, वो कंपोजिट हो गया। तो होमोजीनियस का मतलब है कि एक ही मटेरियल का, और आइसोट्रोपिक का मतलब है कि एक ही फेज में होना चाहिए, पूरा का पूरा सॉलिड होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पहला आपका अजम्पशन है। तो
इसमें से कोई भी 4 assumptions आपको याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे assumptions हम लोगों ने टॉर्शन चैप्टर के अंदर भी देखे थे, तो वो सेम assumptions है, बस आपको क्या करना है, वहां पर था शाफ्ट, यहाँ पर रहेगा बीम, है ना। बेंडिंग होता है बीम में, और शाफ्ट में जो है वो टॉर्शन आता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यंग्स मॉडुलस इज कांस्टेंट इन कंप्रेशन एंड टेंशन। यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल ई जो रहता है अपना, उसका वैल्यू कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। देन ट्रांसवर्स सेक्शन विच आर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। यानी क्या बोल रहा है कि बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद, यहाँ पर आप लोग ये डायग्राम अगर देखते हैं तो ये जो फेस है, ये फेस जो है इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये पहले भी प्लेन था और बेंडिंग होने के बाद भी प्लेन ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। ये कह रहा है अपना तीसरा पॉइंट, ट्रांसफर सेक्शन विच आर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ठीक है ना। आपको याद करने हैं ये पॉइंट्स। उसके बाद है बीम इज इनिशियल स्ट्रेट एंड ऑल लॉन्जिट्यूडिनल फिलामेंट्स बेंड इन सर्कुलर आर्क्स। बीम जो है स्टार्टिंग में स्ट्रेट था और बाद में भी स्ट्रेट ही रहेगा, है ना। बीम में किसी प्रकार का बेंड होने के बाद जो है कोई चेंजेस नहीं है, शेप चेंज नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को ये इसमें से 4 पॉइंट्स कोई भी याद रखने हैं जो आपको इजी लगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं, आपको समझ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कोई चीज अगर बेंड होती है तो वो कोई सर्कल का आर्क बन रहा है। अभी ये रॉड जो ऐसा स्ट्रेट था, ये स्ट्रेट था, फिर उसको बेंड करने के बाद जो है ना आपको दिखेगा कि ये सर्कल का कोई हिस्सा बन रहा है। तो ये सर्कल को कुछ रेडियस भी रहेगी और कुछ सेंटर भी रहेगा, है ना। तो सेंटर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस जो है इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। सेंटर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक का ये आर जो है इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो हम लोगों ने अजम्पशंस पढ़े हुए हैं, प्योर बेंडिंग का कंसेप्ट सीखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने सीखा है, उससे निकला हुआ है फ्लेक्सुरल इक्वेशन। दिस इज द फ्लेक्सुरल इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आप लोगों को ये नोट्स में लिखना है, m अपॉन आई, दैट इज m यानी मोमेंट है, I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई। सिग्मा यानी स्ट्रेस है, इसको बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे हम लोग यहाँ पर ये चैप्टर के अंदर। और वाई यानी एक्सट्रीम लेयर का डिस्टेंस। यहाँ पर आप लोग देखेंगे न्यूट्रल एक्सिस से एक ईएफ लेयर है, वहां तक का डिस्टेंस वाई दिखाया है। बट आप लोगों को अगर वाई का डिस्टेंस नहीं दिया है तो आपको एक्सट्रीम लेयर लेना है। एक्सट्रीम लेयर यानी कौन सी होंगी, देखो ये न्यूट्रल एक्सिस सेंटर में होती है और यहाँ से सबसे दूर का लेयर कौन सा है, ये एसी लेयर या फिर नीचे वाला बीडी लेयर, है ना। ये सबसे दूर वाला लेयर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये न्यूट्रल एक्सिस से एसी जो लाइन है उसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा, या फिर बीडी जो लाइन है उसका डिस्टेंस। तो ये दोनों सेम ही रहेगा क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस सेंटर में है, समझ में आया। तो कभी कभी आपको ये वाई डिस्टेंस दिया होता है और कभी कभी आपको नहीं दिया है, तो आपको ये सेंटर से लेके आधा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आता है ई, दैट इज यंग्स मॉडुलस, और आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी अभी हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर, ये अपना फ्लेक्सुरल इक्वेशन है। फ्लेक्सुरल यानी बेंडिंग होता है, फ्लेक्सुरल यानी क्या होता है, बेंडिंग। तो ये बेंडिंग इक्वेशन भी इसको बोला जाता है, या फिर इसको बर्नौली इक्वेशन भी बोला जाता है, ठीक है। रिमेंबर दिस। सो अगेन ये एक क्वेश्चन आता है हमको पेपर के अंदर कि फ्लेक्सुरल इक्वेशन लिखिए और उसके अंदर की सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करिए। तो इसके अंदर देखो सबसे पहला क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अपना सादा मोमेंट होता है जिसको हम लोग बेंडिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका यूनिट है वो होता है न्यूटन इंटू एम एम। यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू एम एम। उसके बाद आई जो है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका यूनिट होता है एम एम टू दी पावर 4। उसके बाद सिग्मा जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस है। बेंडिंग स्ट्रेस जो है उसको सिग्मा बी भी बोलेंगे हम लोग कभी कभी। तो सिग्मा बी जो है उसका सिग्मा यानी स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। फिर वाई जो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार सेक्शन एंड द फाइबर। तो अभी हम लोग देखा वाई, हम लोग एक न्यूमेरिकल के अंदर उसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर उसके बाद ई जो है वो है यंग्स मॉडल्स ऑफ द बार, और आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बार, ठीक है। तो इसका आपको सबके यूनिट्स भी पता होने चाहिए और मीनिंग पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सब नोट करके पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज सेक्शन मॉडुलस, विच इज डिनोटेड बाय Z।
So it is the ratio of moment of inertia of a section about the neutral axis to the distance of outermost layer from the neutral axis. तो यहाँ पर जो अपना फ्लेक्सुरल इक्वेशन है, ये फ्लेक्सुरल इक्वेशन में अगर ये m अपॉन आई में से i को आप लोग दूसरे साइड में लेके जाओगे, तो दूसरे साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो सिग्मा इंटू आई अपॉन वाई है ना। तो ये i अपॉन वाई जो है वो रेशियो जो है वो सेक्शन मॉडुलस कहलाता है। सी आई अपॉन वाई जो ये रेशियो है दैट इज सेक्शन मॉडुलस, उसको z से हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये i अपॉन वाई को आप लोग z अगर लिख दोगे तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू z। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m की वैल्यू जो है ये z पे बहुत ज्यादा डिपेंड होती है। अगर z की वैल्यू बढ़ी तो m की वैल्यू बढ़ेंगी, और m की वैल्यू z की वैल्यू घटी तो m की वैल्यू घटेगी। ठीक है, I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड y इज द डिस्टेंस ऑफ आउटरमोस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, अभी आप लोग ये सेक्शन मॉडुलस के फॉर्मूले हैं वो आप लोग नोट करके रख दीजिए। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आप लोग ये डायग्राम निकालिए, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है bd क्यूब बाय 12 x एक्सिस के लिए, और उसका ये z जो है वो बन जाएगा bd स्क्वायर बाय 6। ये z जो है इसका ये x एक्सिस के लिए आप लोग लिखना z x इज इक्वल टू bd स्क्वायर बाय 6, और उसके नीचे लिखो z y इज इक्वल टू db स्क्वायर बाय 6, है ना। अभी ये d को स्क्वायर है पर x के लिए, और y के लिए क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग नोट करो। उसके बाद वैसा ही रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन के लिए आपको इसका वैल्यू नोट करना है। इट इज bd क्यूब माइनस bd क्यूब अपॉन 6d। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर z फॉर हॉलो रेक्टेंगल, और वही आप लोग y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, ये b की जगह पे d करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे b आ जाएगा। देन दिस इज फॉर सर्कल, z इज इक्वल्स टू पाई बाय 32 d क्यूब, हॉलो सर्कल पाई बाय 32 कैपिटल D d टू द पावर 4 माइनस स्मॉल d। और इसका यूनिट आपको ध्यान में रखना है, z का यूनिट है mm क्यूब, ये लिख लीजिए आप लोग, mm क्यूब इज द यूनिट ऑफ z। उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज आपको याद रखनी है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे सेंटर में अगर लोड आता है पॉइंट लोड, तो उसका मैक्सिमम मोमेंट होता है WL बाय 4। W जो है लोड का वैल्यू रहेगा, L लेंथ है इसका, टोटल लेंथ जो दिया रहेगा, डिवाइड बाय 4 कर दो, आपको मैक्सिमम मोमेंट मिल जाएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिड पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन, सेंटर में पॉइंट लोड ले। वैसे ही सिंपली सपोर्टेड बीम अगर यूडीएल ले रहा है, ये यूडीएल है पूरे लेंथ पे सिंपली सपोर्टेड बीम के, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है WL स्क्वायर बाय 2, WL स्क्वायर बाय 2। इसमें ये जो W है ये होता है इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, ये W इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, एंड फिर से L यानी स्पैन। तो इसके बाद कैंटिलीवर बीम के लिए देखो, कैंटिलीवर बीम के अगर फ्री एंड पे अगर पॉइंट लोड है तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है W इंटू एल। ठीक है, W इंटू एल, ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, फॉर्मूला जो है ये ध्यान में रखना है। और वही अगर यूडीएल हो कैंटिलीवर बीम के ऊपर तो आपको रखना है इसको WL स्क्वायर बाय 2, WL स्क्वायर बाय 2 आपको नोट कर लो अपन इसको। चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो एक कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 2 मीटर, कैंटिलीवर बीम है और लेंथ है इसका 2 मीटर, फेल्स व्हेन अ लोड ऑफ 2 किलोमीटर इज अप्लाइड एट द फ्री एंड। उसके कॉर्नर पे फ्री एंड पे 2 किलोमीटर का लोड अप्लाई किया जा रहा है। इफ द सेक्शन ऑफ द बीम इज 40 इंटू 60, तो इसमें देखो 40 जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू हमेशा वर्टिकल लेना है, यानी इसको हम लोग D बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल वाला B रहेगा। 40 बाई 60 उसने दिया है ना, तो ये B इंटू डी, ब्रेथ इंटू डेप्थ होता है ये। तो छोटा वाला वैल्यू जो है ब्रेथ को जाएगा और बड़ा वाला वैल्यू डेप्थ हो जाएगा। फाइंड द स्ट्रेसेस एट द फेल्यूर, हमको स्ट्रेस निकाल सिग्मा निकालना है। अभी आप लोग ये डायग्राम अगर देखते हो जिसमें आपको दिख रहा है कैंटिलीवर बीम के कॉर्नर पे लोड है, तो ये आपको मोमेंट याद आ जाना चाहिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है ये केस के लिए। कैंटिलीवर बीम के कॉर्नर पे जो लोड होता है ये होता है W इंटू एल, है ना। तो हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल गई, ये W रहेगा 2 और उसका लेंथ है, लेंथ भी 2 है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया देकर हमको क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। तो हमको यहाँ पर फ्लेक्सुरल इक्वेशन लगाना है, ध्यान रखो ये फ्लेक्सुरल इक्वेशन। और इसमें देखो मोमेंट अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ये जो चीज है ये 4 चीज हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको इतना यूज करना है। ई बाय आर को हम लोग यूज नहीं करेंगे, उसका हमको जरूरत नहीं है। हमको स्ट्रेस निकालना है ना, तो ये हम लोग यूज करेंगे। और मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं, मोमेंट
हमको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम लोग ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी ये W इंटू एल हो गया मोमेंट, और आई का भी फॉर्मूला पता है आपको रेक्टेंगल के लिए, बी डी स्क्वेयर बाय 6, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स सिग्मा मैक्स स्ट्रेस एट फेल्यूर, ये बेंडिंग स्ट्रेस आप हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा मैक्स। ठीक है, तो हम लोग ये ई बाय आर वाले को यूज नहीं करते हुए हम लोग यूज करेंगे सिग्मा बाई जेड वाला वैल्यू। ठीक है ना, तो z हमको पता है रेक्टेंगल के लिए कितना है, बी डी स्क्वेयर बाई 6 है, तो b हमारा 40 है और d हमारा 60 है, उसका स्क्वायर बाई 6, तो ये आ गया अपना 24,000 mm क्यूब। z का यूनिट ध्यान में रखना mm क्यूब। उसके बाद मोमेंट हमको पता है, मैक्सिमम मोमेंट कितना होता है, w इंटू एल, तो w था अपना 2000 किलो न्यूटन, 2000 किलो न्यूटन, और लेंथ अपना है, फिर से मीटर में था तो 2000, तो किलो न्यूटन का मैंने यहाँ पर 1000 कर दिया, वैसे लेंथ के लिए भी 1000 कर दिया, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻6। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर हमको इसका यूनिट न्यूटन इंटू एम चाहिए, है ना, न्यूटन इंटू एम चाहिए, क्योंकि हमारा सभी वैल्यू जो है एम में है, इसलिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ा। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में हमको किसी भी चीज को कन्वर्ट नहीं करना पड़ा था, पर यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना था सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये z जो है वो इधर जाएगा, m को डिवाइड हो जाएगा, तो m बाई जेड हो जाएगा, तो आप लोग कैलकुलेट कर लो, m का वैल्यू आपके पास है, z का वैल्यू आपके पास है, दोनों का रेशियो निकलकर आपका बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस का यूनिट रहता है न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। बीम कैन कैरी इफ द बेंडिंग स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये 20/20 उसने क्रॉस सेक्शन दे के रखा है बीम का, ठीक है, 20 mm बाई 20 mm का, यानी इसका ब्रेथ भी 20 है और डेप्थ भी 20 है, b इज इक्वल्स टू 20 एंड d इज इक्वल्स टू ऑल्सो 20, एंड अगेन 2 मीटर लॉन्ग, दैट इज लेंथ गिवन, ये 2 मीटर को हम लोग mm में कन्वर्ट करवा देंगे, तो वो हो जाएगा 2000 mm, एंड सिंपली सपोर्टेड। तो देखो यहाँ पर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल बोला है, तो अपना केस नंबर आ जाएगा यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर आपको वो केस में जो यूडीएल का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो आपको वैल्यू याद आनी चाहिए, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 है, ये आपको वहाँ पर क्लिक हो जाना चाहिए तुरंत। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसका आपको उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट मैक्सिमम यूडीएल। तो यूडीएल कितना वैल्यू है उसका, वो पता करने के लिए आपको उसका इंटेंसिटी चाहिए, तो उसने यहाँ पर इंटेंसिटी हमको पूछा है। तो इंटेंसिटी को हम लोग स्मॉल अल्फाबेट W से शो करते हैं, तो यहाँ पर मैंने स्मॉल अल्फाबेट W यहाँ पर बना लिया है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमको उसने बेंडिंग स्ट्रेस देख रखा है, सिग्मा बी जो है बेंडिंग स्ट्रेस या सिग्मा मैक्स हम लोग बोलते हैं, वो हमको यहाँ पर दे दिया है उसने, और इट इज गिवन इन 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम स्ट्रेस जो है बीम के अंदर का वो आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम लोग बेंडिंग फ्लेक्सुरल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। फ्लेक्सुरल इक्वेशन में हम लोग यूज करेंगे m इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इंटू जेड। तो ये सिग्मा मैक्स यानी सिग्मा बी है हम लोगों ने अभी जो लिखा है ना, इंटू जेड। तो जेड का वैल्यू क्या होता है स्क्वायर के लिए, स्क्वायर है रेक्टेंगल के लिए, बी डी स्क्वायर बाय 6 है ना, तो बी डी स्क्वायर बाय 6 करवाकर हम लोग जेड निकाल देंगे सबसे पहले। तो इसका बी भी 20 है, डी भी 20 है, तो ये वैल्यू आ गया अपना 4000 बाई 3 mm क्यूब। तो ये लगभग आ जाता है 1333.33 mm क्यूब। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। आगे हम लोगों को देखो मोमेंट जो है मैक्सिमम सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल और एंटायर स्पैन, वो आता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो फॉर्मूला था अपना फ्लेक्सुरल इक्वेशन, इसमें ये वैल्यू पुट कर दी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, और z भी हमारे पास अवेलेबल है वो भी डाल दिया, सिग्मा मैक्स भी गिवन है हमारे पास वो भी डाल दिया। सभी वैल्यूज डालने के बाद आपको देखो l भी दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, है ना, l क्या था 2000 का स्क्वायर हो गया। तो ये पूरे इक्वेशन के अंदर आपको दिखेगा कि ओनली ये जो इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल है वो अपना पास नहीं है, वही हमको निकालना है। तो आप लोग ये पूरा इक्वेशन जो है कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे और शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल्स टू पुट करेंगे, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल दैट इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन पर mm। तो ये यूनिट देखो इसका न्यूटन पर mm रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल जो है न्यूटन पर mm में रहेगा, ठीक है ना। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो सॉल्व दिस न्यूमेरिकल अगेन बाय पॉजिंग दिस वीडियो, और कुछ डाउट अगर है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट,
दिस इज ए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम के अंदर देखो आपको ये डायग्राम देके रखा हुआ है उसने, और डायग्राम से आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। तो बोलता है टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ लेंथ 8 मीटर, 8 मीटर का रेक्टेंगुलर सेक्शन का एक टिम्बर बीम है। टिम्बर यानी लकड़ा होता है, ठीक है ना। 8 मीटर का लेंथ है यानी 8000 mm हो जाएगा। द बीम कैरीज ए यूडीएल ऑफ 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ये बीम के ऊपर यूडीएल रखा हुआ है 12 किलो न्यूटन पर मीटर का। रन ओवर एंटायर लेंथ एंड ए पॉइंट लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एट 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। लेफ्ट सपोर्ट से 3 मीटर पे 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड भी रखा हुआ है, ठीक है ना। इफ द डेप्थ इज 2 times the width and the stress in the timber is not to exceed 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये स्ट्रेस इन द टिम्बर यानी लकड़े के अंदर का जो स्ट्रेस है वो 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी सिग्मा मैक्स जो हम लोग लेते हैं उसका वैल्यू उसने देख रखा है 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड द सुटेबल डायमेंशन ऑफ द सेक्शन। डायमेंशन यानी बी और डी का वैल्यू निकालना है। बी और डी, फिर से ये वाला जो बीम है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण बी और डी रहेगा डायमेंशन। और यहाँ पर उसने क्या बोला, इफ द डेप्थ इज 2 times द विड्थ, यानी बी डी का वैल्यू डी जो है इक्वल टू ट्वाइस बी रहेगा। यानी क्या बोल रहा है, डेप्थ जो है वो 2 times द विड्थ, यानी डी इज इक्वल टू ट्वाइस बी। डी आप लोग जहां पर भी लिखोगे वहां पर आपको डी की जगह पर लिखना है ट्वाइस बी। ओके, तो ये उसने एक इक्वेशन हमको निकालने के लिए बोला है। ये डायग्राम हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डायग्राम जो दिया हुआ है इसके लिए आपको एसएफ और बीएम डायग्राम निकालना है। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है, और शेयर फोर्स और बेंडिंग डायग्राम से आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको इसके अंदर की मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। आपको इसके अंदर देखो लेंथ इसका 8 मीटर दिया है, इसको आप लोग 8000 mm ले लेंगे। फिर इंटेंसिटी ऑफ डब्ल्यू दिया हुआ है 12, इसको किलो न्यूटन मीटर जो था उसको आप लोगों ने यहाँ पर न्यूटन पर मीटर में करवा दिया है। इसको आप लोग और एमएम में अगर करवाएंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 12 न्यूटन पर एमएम हो जाएगा। 12 न्यूटन पर एमएम। ओके, ये डब्ल्यू दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन दिया था, 10,000 न्यूटन हो गया। और जो डी है इज इक्वल टू ट्वाइस बी रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है। अभी ये प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व करना है, और ये प्रॉब्लम का आंसर जो है यहाँ पे मैंने नीचे दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 275.5 mm और डी इज इक्वल टू 551 mm। तो आप लोगों को ये सॉल्व करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैक्सिमम मूवमेंट निकाल लो। मैक्सिमम मूवमेंट निकल जाएगा, फिर आप लोग ये सिग्मा मैक्स का भी वैल्यू दिया हुआ है और जेड भी आप लोग आराम से निकाल लोगे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो ये इसके लिए आपको ये पूरा शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप लोग सॉल्व करिए और ये आंसर आने तक आप लोग काम करिए। इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे कॉल करना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो लेक्चर। ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने अपने यूनिट आउटकम अचीव किए हुए हैं। 4E यूज फ्लेक्सुरल फॉर्मूला फॉर द गिवन बेंडिंग सिचुएशन। 4F ड्रॉ न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्सट्रीम फाइबर इन अ बेंडिंग फॉर द गिवन बीम। 4G डिटरमाइन सेक्शन ऑफ मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द गिवन बीम। 4H डिटरमाइन बेंडिंग स्ट्रेस फॉर द गिवन लोड एंड बीम। ओके, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ प्योर बेंडिंग सीखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग इक्वेशन सीखा है, और कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम भी सीखा हुआ है। तो आप लोग ये सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज करिए वीडियो को। और ये पीओ और पीएसओ है जो हम लोग ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से अचीव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस।